हमारी प्यारी लॉयल यूट्यूब फैमिली के सभी भाइयों को नमस्कार। भाइयों, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं जो काफी मेहनत से हॉरर कहानियां बनाता हूं, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर कर दो। फिलहाल तो बस छोटा सा लक्ष्य रखा है, उम्मीद करता हूं आप इसे पूरा कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम पशमू है। ये मेरी खौफनाक आप बीती तब की है जब मैं और मेरा साथी रामकेश, हम दोनों बंगाल के दार्जिलिंग में चाय का ऑर्डर उठाने गए थे। चलिए सुनते हैं मेरी जुबानी में मेरी आप बीती को। इस कहानी को मैं आज तक किसी को नहीं सुना पाया। सुबह की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को चूम रही थीं जब मैं अपना पुराना ट्रक स्टार्ट करने के लिए कुर्सी पर बैठा। दार्जिलिंग की ठंडी हवा में चाय के बागानों की खुशबू घुली हुई थी जो दूर से ही दिल को छू लेती। मैं उस जमाने में एक मोटा तगड़ा आदमी था, चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान लिए ट्रक में चाय के ऑर्डर भरवा रहा था। मेरे बगल में बैठा रामकेश था जो कि मेरा खल्लासी था और जो सालों से मेरे साथ था। वो आराम से सिगरेट सुलगा रहा था। रामकेश लंबा चौड़ा था, लेकिन आंखों में हमेशा एक चंचल चमक रहती। भैया, आज का लौट जल्दी हो जाएगा ना? दिल्ली पहुंचकर मुझे अपने गांव जाना है। घर गए काफी दिन हो गए, रामकेश ने सिगरेट धुएं के छल्ले उड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में हल्की बेचैनी थी, शायद रास्ते की लंबाई का डर उसे सता रहा था। मैंने हंसते हुए ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ी और उससे कहा, अरे यार, चिंता मत कर। दार्जिलिंग की चाय तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन हमारा सफर भी कम मशहूर नहीं है। चल जाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। बाबू साहब का गोदाम पहुंचकर देखते हैं, बाबू साहब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ट्रक धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। दार्जिलिंग की घुमावदार राहें, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ियां, हर मोड़ पर सांस रोक देती। मैंने ट्रक का रेडियो ऑन किया जिसमें पुरानी हिंदी गाने बज रहे थे। रामकेश ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, भैया, ये जगह देखो तो कितनी खतरनाक है। मैंने सुना है रात को ये सड़कें भूतिया हो जाती हैं। मैंने भौहें चढ़ाई। भूत वूत की बातें छोड़, हमें जल्दी से माल पहुंचाना है, उसकी सोच। हम सालों से इन रास्तों से चले आ रहे थे, लेकिन कभी कभी रात के अंधेरे में कुछ आवाजें सुनाई देती जो हवा की सरसराहट से अलग लगती। गोदाम पहुंचते ही बाबू साहब ने स्वागत किया। वे एक बुजुर्ग व्यापारी थे, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखों में चमक। अरे पशमू भाई, आ गए। आज का लॉट स्पेशल है, बेस्ट टी लीव्स, दिल्ली के बड़े बाजारों के लिए। बाबू साहब ने हाथ मिलाया और मजदूरों को इशारा किया। मैंने और रामकेश ने ट्रक को गोदाम के साइड में बैक करके लगा दिया और हमने अपना काम शुरू कर दिया। मजदूरों के साथ बातें होती रहीं, दार्जिलिंग की बारिश के किस्से, चाय के बागानों की मेहनत आदि की हम बातें कर रहे थे। एक युवा मजदूर ने हंसते हुए कहा, भैया, ये पहाड़ियां रहस्यों से भरी हैं। कभी कभी रात को चाय के पत्तों में कुछ छिपा हुआ लगता है। रामकेश ने मजाक में जवाब दिया, हाँ, शायद कोई पुराना खजाना। लेकिन मुझे ये बातें हल्की हल्की चुभ रही थीं। दोपहर के करीब लॉट पूरा हो गया। चाय के डिब्बे ट्रक में जमा कर रखे हुए थे। चलो भाई रामू, दिल्ली की ओर। रास्ता लंबा है, लेकिन घर की यादें छोटी कर देंगी, मैंने रामकेश से मजाकिया अंदाज में कहा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। ट्रक का इंजन गरजा और ट्रक पहाड़ी सड़क पर से नीचे उतरने लगा। सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलाई। रामकेश ने पिछली सीट से झांककर डिब्बों को चेक किया और बोला, सब ठीक है भैया। ट्रक की हेडलाइट्स बंगाल के हाईवे पर फैल रही थी, जहां सड़क एक लंबी काली रेखा की तरह अनंत में खो जाती है। मैंने ट्रक की स्टीयरिंग को मरोड़ा और स्पीड में बंगाल हाईवे पर ट्रक को चलाने लगा। और रामकेश ने साइड मिरर में झांकते हुए कहा, भैया, ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होता क्या? मेरे पेट में कुछ हलचल हो रही है और जीभ सूखी लग रही है। अगर गला गीला करने के लिए थोड़ी शराब मिल जाए तो हमारा सफर आसानी से कट जाएगा। मैंने भी सहमति में सिर हिलाया। हाँ यार, तलब तो मुझे भी लगी है, लेकिन यह हाईवे सूना सा है, दूर दूर तक कोई ठेका नहीं दिख रहा।
हम दोनों आंखें फाड़े सड़क के किनारों को ताकने लगे। घने जंगल सड़क को घेर रहे थे, जहां पेड़ों की डालियां अंधेरे में काली परछाइयों की तरह लहरा रही थी। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अनदेखी आंखें हमें घूर रही हों। सड़क के किनारे एक ढाबे की पीली लाइटें चमकी। रुक, यहीं रुकते हैं, मैंने कहा और ट्रक के ब्रेक लगाए। ट्रक धीरे से रुका और हम दोनों ट्रक से उतर पड़े। ढाबे पर पहले से ही कुछ ट्रक ड्राइवर और यात्री खाना खा रहे थे। ढाबे वाला सभी के लिए गर्म गर्म रोटियां और चावल और दाल की थालियां लगा रहा था। हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। हम दोनों अंदर घुसे, एक टेबल पर बैठे और गरम खाना ऑर्डर किया। रामकेश ने चाय मांगी, लेकिन मेरी नजरें बाहर ही थीं। मैं शराब का ठेका देख रहा था, शायद आसपास कहीं हो। खाना खाते खाते हमने ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, आसपास कोई शराब का ठेका है क्या? ढाबे वाला, एक दुबला पतला आदमी था जिसके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं। उसने कंधे उचकाए और हमसे कहा, हाईवे पर ही थोड़ा अंदर जाइए, 1 किलोमीटर आगे वहां थोड़ी सी दूर एक शराब की दुकान है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक हल्की सी झुरझुरी हुई। खाना खत्म होते ही हम बाहर निकले। ढाबे के ठीक पास में एक पुरानी सी परचून की दुकान थी। लकड़ी का फीका साइन बोर्ड लगा हुआ था। धूल भरी अलमारियां उस परचून की दुकान पर जमी हुई थी और हवा में उस दुकान से मसालों की महक आ रही थी। चलो भाई, यहां से कुछ चखना ले लें, आगे काम देगा, रामकेश ने कहा। हम दुकान में घुसे। दुकान का मालिक एक मध्यम आयु का आदमी था। उसने मुस्कुराते हुए चखना पैक किया। मूंगफली और चना जोर गरम। थोड़ी देर तक हम वहीं खड़े होकर गपशप करने लगे। बाहर धीरे धीरे सूरज ढल रहा था। सूरज की लाल रोशनी बाहर सड़क पर फैल रही थी और जंगल से आने वाली हवा ठंडी और नम लग रही थी। तभी दुकान पर काम करने वाला एक लड़का, जो अभी किशोर ही था, बोस्टरी तो अपनी साइकिल उठाकर बाहर निकला। चाचा, तो मैं जा रहा हूं घर, उस लड़के ने कहा। परचून वाले मालिक ने सिर हिलाया और ग्राहकों की ओर मुड़कर बोला, भाई साहब, दुकान बंद कर रहा हूं, जो लेना हो जल्दी ले लो। मैंने हैरानी से पूछा, अरे भाई, अभी तो शाम हुई है, दुकान को इतनी जल्दी बंद कर रहे हो? दुकान मालिक ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ उतार रहा हो। भाई साहब, आप बंगाल में पहली बार आए हो शायद। आपको इस हाईवे के बारे में पता नहीं। अभी ये जंगल बहुत खतरनाक है। यहाँ पर रक्त पिशाचनी का साया है। मेरे हाथ रुक गए। रामकेश ने भी चौंक कर सिर उठाया। मैंने पूछा, रक्त पिशाचनी? ये कौन सी बला है? मेरी आवाज में हल्की कंपकंपी थी। हवा जैसे ठंडी हो गई थी और दुकान के बाहर पेड़ों की सरसराहट तेज लगने लगी। मालिक ने आंखें सिकोड़कर कहा, बला नहीं, बल्कि जीती जागती मौत है वो। जिसके पीछे लग जाती है, उसके गले से खून चूसकर मार डालती है। यहां से आगे एक शॉर्टकट है जो सीधा दिल्ली बंगाल वाले हाईवे पर जाता है। उसी शॉर्टकट वाले रास्ते पर इस जंगल में रक्त पिशाचिनी का साया है। हमें भी उस जंगल से होकर जाना पड़ता है, इसलिए हम जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि रात होने के बाद उसका आतंक शुरू हो जाता है। रामकेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने दुकान मालिक से कहा, वो लोगों को सूरज ढलने के बाद मारती है, क्या सच में रक्त पिशाचनी है? मालिक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, उसने दिमानपुर गांव पूरा उजाड़ दिया था। धीरे धीरे करके उसने कई आदमियों को अपना शिकार बनाया। सब कुछ गायब हो गया वहां से। उसकी बात सुनने के बाद मेरा गला सूख गया। शाम का वक्त हो रहा था। दुकान के मालिक ने दुकान का शटर नीचे सरकाना शुरू किया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बाहर से एक हल्की सी हवा चली जो जंगल की गहराई से आती लगी। मालिक ने शटर नीचे सरकाते हुए रुककर सिर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। उसने आगे कहा, रक्त पिशाचिनी वो कोई साधारण चुड़ैल नहीं है भाई साहब। वो एक औरत का रूप धारण करती है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा काला घूंघट लटका रहता।
लाल कपड़े पहनती है जो खून से सने हुए लगते हैं। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे हैं उसके। उसकी जीभ लंबी सी है, सांप के जैसी है, जो दूर से ही शिकार को लपेट लेती। गले पर दांत गड़ाकर वो खून चूसती है। एक बार बोरा किसी के पीछे लग गई तो सुबह तक सिर्फ हड्डियां बच जाती। दीमानपुर में तो पूरा गांव रात भर में खाली हो गया। लोग कहते हैं वो जंगल की रानी है जो अकेले यात्रियों को अपनी मीठी आवाज से बुलाती है, और जो भी यात्री उसके चंगुल फंसता है वो उसे मार डालती है, उसका खून पी लेती है। उस यात्री की कभी कभार सड़ी हुई नीली लाश जंगल में मिल जाती है। कभी कभी तो जंगली जानवरों का शिकार भी करती है वो। भाई साहब, आप यहां से जल्दी निकल जाओ। मेरा दिल धक से रह गया। रामकेश ने हाथ में चखने का पैकेट कस लिया जैसे कोई ढाल हो। दुकान के मालिक ने दुकान का शटर लगाकर फिर कहा, भाई साहब, शायद ये बातें आपको झूठ लगेंगी, लेकिन ये सब सच है। हमने पुलिस को कई बार बुलाया लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं। दुकान के मालिक ने कड़वी हंसी हंसी और मुस्कुराकर कहा, पुलिस वाले इस जंगल में कई बार आए और हमेशा उनकी रटी रटाई एक ही बात। पुलिस बार बार यही कहती है, ये किसी जंगली जानवर का हमला है, लेकिन हम तो जानते हैं ये सब उसी रक्त पिशाचिनी ने किया है। बस सूरज ढलने के बाद कोई इस शॉर्टकट पर नहीं रुकता। कहते कहते उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और अपने घर चल दिया। बाहर ढाबे की लाइटें भी बुझने लगीं। यात्री एक एक कर उठे और अपने अपने ट्रक गाड़ी और दूसरे साधन को उठाकर अपने अपने घर जाने लगे। अब जंगल से आने वाली सरसराहट अब भयानक लग रही। सब लोग जल्दी जल्दी अपने वाहनों की ओर बढ़े, जैसे कोई अदृश्य खतरा सिर पर मंडरा रहा हो। धीरे धीरे पूरा ढाबा खाली हो गया। मैंने रामकेश को इशारा किया, चल, यहीं खड़े रहकर क्या करेंगे, ट्रक में बैठते हैं। हम दोनों दौड़ते हुए ट्रक पर चढ़े। रामकेश ने दरवाजा बंद किया और मैंने चाबी घुमाई। इंजन ने खटखट की आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? मैंने फिर कोशिश की, लेकिन ट्रक था कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। रामकेश खिड़की से बाहर झांका और बोला, भैया जल्दी करो, रात हो रही है। ये देखो, पूरा रोड एकदम सुनसान हो गया है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने ट्रक को काफी देर स्टार्ट किया, लेकिन ट्रक था कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थक हार कर हम दोनों नीचे उतरे। मैंने ट्रक का बोनट खोला। ट्रक का इंजन गर्म था, लेकिन सूखा लग रहा। शायद ट्रक का इंजन सीज हो गया था। रेडिएटर में पानी की कमी हो गई थी। रामकेश ने पास की बाल्टी से पानी लाया, जो ढाबे के बाहर रखी थी। धीरे धीरे उसने पानी डाला। इंजन को ठंडा होने का इंतजार किया। मेरे माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन हवा ठंडी थी। मैंने घड़ी देखी तो ट्रक को सही करते करते रात के करीब 9 बज चुके थे। हर मिनट सस्पेंस की तरह लग रहा, जैसे कोई नजरें जंगल से हमें ताक रही हों। आखिरकार कुछ देर बाद ट्रक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। रामकेश ने कहा, आखिर स्टार्ट हो ही गया, चल भाई अब। मैंने भी राहत की सांस ली। हम दोनों ट्रक में बैठे और मैंने एक्सीलरेटर दबाया। हाईवे पर खतरनाक स्पीड से दौड़ पड़े। सड़क की धूल उड़ रही थी। हेडलाइट्स अंधेरे को चीर कर आगे बढ़ रही थी लेकिन मन में डर बैठा था। रामकेश ने सिगरेट सुलगाई और सिगरेट के कश लगाते हुए कहा, भैया, एक क्वार्टर मिल जाता तो मजा आ जाता। ये शराब की तलब तो मार ही डालेगी। मैंने हंसने की कोशिश की और बोला, आगे देख लेंगे, पीने की इच्छा तो मेरी भी है। तभी सड़क के किनारे एक बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, दीमानपुर हाईवे शॉर्टकट। यह शॉर्टकट रास्ता जंगल की ओर मुड़ने वाली पगडंडी सी थी, जो घने पेड़ों से घिरी थी। पेड़ों की डालियां सड़क पर लटक रही थी, जैसे कोई जाल बिछा हो। मैंने ब्रेक लगाया। मैंने रामकेश से कहा, रामू, लंबा वाला रास्ता लें या ये शॉर्टकट? रामकेश ने झिझकते हुए कहा, यह सही रहेगा, इसे ही ले लेते हैं ताकि जल्दी से हाईवे पर पहुंच जाएं। वैसे भी थोड़ी देर पहले ही तो कई ट्रक वाले और ये दुकानदार भी इसी रास्ते से होकर निकले हैं। चल भैया, इसी शॉर्टकट से चलते हैं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। ट्रक ने मोड़ लिया। जंगल में घुसते ही हेडलाइट्स कमजोर लगने लगी। पेड़ों के बीच सन्नाटा था,
सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। ट्रक ने शॉर्टकट लिया और जंगल की गहराई में घुस गया। रास्ता संकरा था, पेड़ों की डालियां ट्रक को छूते हुए गुजर रही थी। हम दोनों बढ़िया तरीके से चले जा रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। धुंध बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई सफेद पर्दा सड़क पर गिर रहा हो। ट्रक की हेडलाइट्स उस धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन विजिबिलिटी कम हो रही थी। रात के करीब 10 से 11 बजे का टाइम हो गया था और सड़क एकदम ऊबड़ खाबड़ थी। हर धक्के के साथ ट्रक हिलता और मन में डर की लहर दौड़ जाती। रामकेश ने सिगरेट सुलगाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो बोल रहा था, भैया ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने ट्रक की स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और उससे कहा, चुप रहे यार तू थोड़ा, हम यहां से जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन अंदर से वो भी डर रहा था। तभी अचानक से एक मोड़ आया और सड़क अचानक से संकरी हो गई, इतनी कि ट्रक मुश्किल से गुजर सके। तभी बैठी हेडलाइट में एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। उस आकृति को देखकर मेरी सांस रुक गई। मैं मन ही मन में सोच रहा था, अब ये क्या है, वो भी इतनी रात में। मैं सोच रहा था कि कहीं ढाबे वाले की बात सच तो नहीं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ धुंध और पेड़ों की छाया थी जो भूतिया सी लग रही थी। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। इंजन की गड़गड़ाहट तेज हो गई। आगे रास्ते में लाल चमकती आंखें ट्रक की हेडलाइट में चमकी। मैंने अपनी आंखें मींची और मन ही मन में सोचा, ये क्या है। फिर मैंने सोचा शायद ये मेरा पहले जैसा ही भ्रम होगा। जब ट्रक उन लाल चमकती आंखों के पास आया तो हम दोनों ने देखा कि रास्ते में एक बकरी खड़ी थी। दिखने में एकदम अजीब सी लग रही थी। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, जैसे कोई आग सुलग रही हो। मैंने ट्रक के ब्रेक लगाए और उसे वहां से भगाने के लिए हॉर्न बजाया, लेकिन वो बकरी थी कि सड़क से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस घूर रही थी जैसे कोई राज छिपा हो। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, हट ना यहां से। मैं रामकेश की ओर मुड़ा और उससे कहा, रामू जल्दी से नीचे उतरकर इस बकरी को हटा। लेकिन रामकेश की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पीला सा पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। वो कांपते हुए कह रहा था, भैया मैं नहीं उतरूंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बकरी कोई आम बकरी नहीं लग रही है मुझे। मैंने झड़क कर कहा, तू रहने दे भाई, मैं ही नीचे उतर कर देखता हूं। मैं ट्रक का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन तभी जंगल से भागने की किसी की आवाज आई। मैंने देखा कि एक लड़की भागी भागी ट्रक की तरफ आई। उसके कदम तेज थे, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। उसने ट्रक का दरवाजा खटखटाया। मैंने खिड़की से ही उसे देखा। वो बुरी तरह हाँफ रही थी, जैसे लंबा भाग कर आई हो। उसकी सांसें तेज थीं और चेहरे पर पसीना चमक रहा था। कौन हो तुम? इतनी रात इतने घने जंगल में यहां क्या कर रही हो? मैंने सीसा नीचे करते हुए पूछा। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन अंदर से डर की एक लहर दौड़ रही थी। रामकेश भी खिड़की से झांक रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लड़की ने हाथ जोड़े और हमसे कहा, भैया मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे उसे अस्पताल ले जाना था, लेकिन मैं बहुत देर से यहाँ कोई साधन ढूंढ रही हूँ, अभी तक नहीं मिला। प्लीज हेल्प मी। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू चमक रहे। मैं और रामकेश उसे बस देखते ही जा रहे थे। भला की खूबसूरत थी वो, लंबे बाल, नुकीली नाक और होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। लेकिन जंगल के अंधेरे में वो चमक कुछ ज्यादा ही लग रही। मैंने रामकेश की ओर देखा। रामकेश उस लड़की को निहारे जा रहा था जैसे मंत्रमुग्ध हो गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने मन ही मन सोचा, कहीं ये रक्त पिशाचिनी तो नहीं? लेकिन दुकानदार ने बताया था कि वो लाल कपड़ों में आती है। ये तो साधारण गांव की साड़ी में थी। फिर भी इतनी रात में ये लड़की अचानक कहां से आ गई? ये बात हजम नहीं हो रही। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। जंगल में अब सिर्फ पत्तों की सरसराहट की आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो बकरी अभी भी सड़क पर खड़ी थी, आंखें चमकाती हुई। तभी लड़की ने टोकते हुए कहा, अरे कहाँ खो गए आप? प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा घर पास में ही है। मैंने रामकेश की ओर देखा। रामकेश ने हाँ में सिर हिलाया, जैसे कोई सम्मोहन हो। कहाँ है तुम्हारा घर? रामकेश ने पूछा।
आवाज में हल्का सा लड़की के लिए प्यार झलक रहा था। मैंने मन ही मन में सोचा, आज तो रामकेश शायद उसका प्यार मिल गया, और मैं भी मुस्कुराने लग गया। लड़की ने इशारा किया, बस यहीं से थोड़ी दूर है, इस जंगल के एक किनारे पर। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन लड़की की आंखों में वो मासूमियत साफ नजर आ रही थी। मुझे लगा कि शायद ये झूठ तो नहीं बोल रही, पर मुझे लगता है कि बेचारी को शायद मदद की जरूरत हो। रामकेश ने दरवाजा खोला और कहा, चल भैया, इनकी मदद कर देते हैं। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। लड़की आगे आगे चली और हम उसके पीछे पीछे उसके घर जा रहे थे। हम दोनों रास्ते में उसके साथ उसके घर उस घने जंगल से होकर जा रहे थे। पगडंडी संकरी थी, पैरों तले सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं। हवा में धुंध घुली हुई थी और हर कदम पर सन्नाटा गहराता जा रहा। मैंने उससे पूछा, इस जंगल में तुम और तुम्हारी माँ अकेली रहती हो? क्या इस जंगल में तुम्हें डर नहीं लगता? और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरी आवाज में हल्की कंपी थी, क्योंकि जंगल की छाया अब भारी लग रही। वो लड़की उदास हो गई, उसके चेहरे पर मासूमियत छा गई। हम पास वाले गांव में ही रहते थे, लेकिन मेरे पिता ने मेरी माँ को उनकी बीमारी की वजह से निकाल दिया। हम इस जंगल में आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई पुराना दर्द उभर आया हो। रामकेश ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल थे। मैंने दोबारा पूछा, तो क्या यहां वो रक्त पिशाचनी वाली बात झूठी है? इस पर वो लड़की हंसकर कहती है, कौन सी रक्त पिशाचनी? यहाँ कोई नहीं है। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी, जो जंगल के सन्नाटे में फैल गई। थोड़ी देर बाद ही हमें वहां एक झोपड़ी दिखाई दी। दिखने में वो काफी पुरानी सी लग रही थी। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी, छत पर घास उगी हुई, जैसे सालों से किसी ने उस झोपड़ी की सफाई नहीं की हो। उस झोपड़ी के आसपास से काफी बदबू आ रही थी, जैसे आसपास कोई मांस सड़ रहा हो। रामकेश ने अपनी नाक बंद कर ली और मुझे देखकर कहा, भैया, यहां तो बहुत बदबू आ रही है। उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ पर जानवर बहुत है ना, जो इधर उधर मरे पड़े रहते हैं। ये बदबू उसी की है। लेकिन मुझे उस हवा में एक मनहूसियत सी नजर आ रही थी। अचानक से कुत्तों की रोने की आवाज सी आने लगी। शायद वो कह रहे हों कि वो भूखे हैं और उन्हें आज भोजन मिलेगा। मुझे अब वहां पर कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। जंगल की डालियां सरसराती और धुंध में छायाएं हिलती हुई दिखाई दे रही थी। तभी उस झोपड़ी के अंदर से आवाज आई, कौन है बाहर? बेटी आ गई क्या मदद लेकर? और अंदर से किसी महिला की खांसने की आवाज सी आई। वो आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। लड़की बाहर से कहती है, हाँ माँ, मैं आ गई। और उस झोपड़ी के गेट को खोलती है। गेट की चरमराहट ने सन्नाटा तोड़ दिया। अंदर एक लालटेन जल रही थी। रामकेश ने मेरी बांह पकड़ी। उसका चेहरा पीला सा दिखाई दे रहा था। अंदर खाट पर एक बूढ़ी औरत फटे कंबल में दुबक कर बैठी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें धंसी हुई, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो लड़की कहती है, आप दोनों बैठिए, मैं पास से आपके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आती हूँ। और इतना कहकर वो निकल जाती है। मैं उससे कहता हूँ, अरे आप इतनी तकलीफ मत कीजिए, हम खाना खाकर आए हैं। लेकिन वो लड़की हमारी बात नहीं सुनती और घर से निकल जाती है। बूढ़ी औरत खांसते हुए कहती है, आप हमारे मेहमान हो, आपकी खातिरदारी करना तो हमारा फर्ज है। उसकी खांसी गहरी थी, जैसे गले में कुछ अटका हो। रामकेश ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। झोपड़ी में अंधेरा था, सिर्फ एक लालटेन की मध्यम रोशनी थी, जो दीवारों पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। बाहर जंगल से कुत्तों की रोने की आवाजें अभी भी आ रही थीं, जैसे वो इंतजार में, खाने के इंतजार में हों। थोड़ी देर बाद ही लड़की की बाहर से आवाज आती है, माँ जरा बाहर आना, मुझे सामान नहीं मिल रहा। कहाँ रख दिया आपने? उसकी माँ कहती है, वहीं रखा है, पास वाली कोठरी में। फिर बूढ़ी औरत हम दोनों को देखकर कहती है, पास वाले घर में हमारी रसोई है, वहां आपको कुछ खाने पीने के लिए ले गई है। लेकिन काफी देर होने के बाद भी लड़की नहीं आई, तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। सन्नाटा गहरा हो रहा था और बदबू अभी भी हवा में तैर रही थी। रामकेश उस बूढ़ी औरत से कहता है,
अरे आप रहने दीजिए, हम आपको जल्दी से लेकर चलते हैं और अस्पताल में दिखा आते हैं। पर बूढ़ी कहती है, अरे जरा रुकिए, मैं देखती हूँ। और वो खाट से उठकर लड़खड़ाते हुए बाहर जाने लगी। मैंने उन्हें रोकना चाहा तो वो कहती हैं, अरे मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। और जोर जोर से खांसने लगी। हम उसे रोक पाते उससे पहले ही घर से बाहर निकल गई और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। खट की आवाज ने दिल दहला दिया। रामकेश कहता है, भैया मुझे तो ये कुछ गड़बड़ लग रही है। इस बुढ़िया को देखकर तो नहीं लग रहा कि ये बीमार है। कहीं ये वो रक्त पिशाचिनी तो नहीं? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कहता हूं, नहीं रामू, मुझे तो कोई रक्त पिशाचिनी नहीं लग रही। लेकिन मन में शक का कीड़ा कुलबुला रहा था। झोपड़ी में अब हम अकेले थे। दरवाजा बाहर से बंद था। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत एक बड़ा सा बर्तन और 3 गिलास लेकर आई। उस बर्तन में कुछ लाल सा शरबत था। उस शरबत में से अजीब सी गंध आ रही थी, मीठी लेकिन सड़ी हुई। उसने एक एक करके 3 गिलासों में वो शरबत वाला पानी दिया और पीने को कहा। ये तुम्हें ताकत देगा, पीकर देखो, बहुत अच्छा है। हमने वो शरबत पिया। वो काफी अच्छा लगा, मीठा सा था, लेकिन गले में एक जलन सी होने लगी। बूढ़ी औरत ने एक फटा सा चादर हमें सौंप दिया और कहा, ठंड है, इसे ओढ़ लो बेटा। मेरी बेटी मेरा सामान लेकर अभी आती ही होगी, क्योंकि अस्पताल में रुकने के लिए कपड़े, खाना तो चाहिए ना। वो मैं यहीं से ले जाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस औरत की इतनी तबीयत खराब है, फिर भी ये अस्पताल जाने में इतनी देर कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे उस बुढ़िया पर शक हो रहा था। बाहर कुत्तों की सिसकियां तेज हो गईं, जैसे वो पास आ रहे हों। झोपड़ी की दीवारें अब करीब लग रही थीं और हवा में वो बदबू और तेज हो गई थी। मैंने बुढ़िया से पूछा कि आप और आपकी बेटी इस जंगल में अकेली रहती हो, तो क्या डर नहीं लगता आपको? तो वो बोली, डर किस बात का है? यहाँ मैं बीमार रहती थी, इसीलिए मेरे पति और सास ससुर ने मुझे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया और मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। तब से मैं और मेरी बेटी यहीं पर रहते हैं। ये सारे जानवर हमारे साथ ही रहते हैं। मेरी बेटी बाहर काम करती है, तब जाकर घर का गुजारा चलता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे दर्द पुराना हो चुका हो, लेकिन उसकी आंखों की चमक मुझे चुभ रही थी। रामकेश ने पीने के लिए पानी मांगा। वो कह रहा था कि मुझे बहुत प्यास लग रही है। बुढ़िया ने उसे वही शरबत पीने को दे दिया। शरबत पीने के थोड़ी देर बाद ही रामकेश को नींद सी आने लगी। वो कह रहा था, भैया मैं थोड़ी झपकी ले लेता हूँ, इनकी लड़की आ जाए तो मुझे उठा देना। वो खाट पर लेट गया। उसकी सांसें धीमी हो गईं। अब मुझे भी बीड़ी पीने की तलब सी उठने लगी। मैं दरवाजा खोलकर बीड़ी पीने के लिए बाहर आ गया। बाहर का माहौल एकदम शांत सा नजर आ रहा था। वहां पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। बीड़ी पीते पीते मैं उस झोपड़ी के दूसरी ओर चला गया, पर वहां पर कोई भी दूसरा घर नहीं था। फिर मैं सोचने लगा कि ये बुढ़िया हमारे लिए शरबत कहां से लेकर आई और इसकी लड़की किस जगह गई है इस बूढ़ी औरत का सामान लाने के लिए। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मेरे दिमाग में वही ख्याल बार बार आ रहा था कि कहीं सच में ये वो रक्त पिशाचिनी तो नहीं और हम कहीं इनके जाल में तो नहीं फंस गए। चंद्रमा की हल्की रोशनी में वो जंगल थोड़ा भयानक सा लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां लंबी लंबी फैली हुई, जैसे कोई हाथ फैलाए इंतजार में खड़ा हो। तभी मैंने देखा कि उस झोपड़ी से थोड़ी ही दूरी पर एक गुफा सी बनी है। उस गुफा में से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। मैं उस गुफा की तरफ चल दिया। फिर मैंने देखा कि गुफा में से किसी के खाने की आवाज आ रही है, जैसे कि जानवर किसी को खा रहे हों। मैं धीमे धीमे कदमों से उस गुफा की तरफ आगे बढ़ रहा था। जब मैं गुफा के पास पहुंचा और मैंने गुफा के दरवाजे में लगी झाड़ियों को हटाकर देखा, और जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डर की एक सिरहन मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वो बुढ़िया की लड़की एक बकरी की गर्दन को काटकर उसका खून पी रही थी। उस बकरी का पेट फटा हुआ था और उसकी आंतड़ियां बाहर जमीन पर फैली हुई थीं। गुफा में चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े फैले हुए थे। लाल चिपचिपा खून दीवारों पर टपक रहा और हवा में सड़ांध इतनी तेज कि सांस लेना मुश्किल हो रहा। जमीन पर हड्डियां बिखरी पड़ी,
कुछ अभी ताजा, जिन पर मांस के लोथड़े चिपके हुए। फिर मैंने देखा कि उस गुफा में कई मानव कंकाल भी पड़े हुए थे। शायद इनका मांस और खून इस रक्त पिशाचिनी ने पहले ही खा लिया था। उन कंकालों की खोपड़ियां मुस्कुराती सी लग रही थीं, जैसे मौत की हंसी। उस लड़की के पास में ही मुझे एक आदमी नजर आया। उसका पूरा शरीर नीला दिखाई दे रहा था, जैसे कि उसका पूरा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। उसकी आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें जीवन की कोई चमक नहीं, सिर्फ खालीपन था। वो लड़की नहीं बल्कि रक्त पिशाचिनी थी। शायद उन लोगों की बात सच थी। ये बूढ़ी औरत और उसकी बेटी सच में रक्त पिशाचिनी हैं, जो लोगों को मारकर उनका खून चूस लेती हैं। उसके चेहरे पर अब वो मासूमियत नहीं थी। होंठों पर खून की लकीरें, आंखें लाल जल रही, जैसे आग की लपटें उसकी आंखों से निकल रही हों। उसके सिर पर दो छोटे छोटे सींग उभरे हुए, जैसे कोई शैतानी निशान हो। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, जो मांस को चीरने के लिए बने लगते। उसकी त्वचा अब फीकी नहीं, बल्कि सफेद नीली, जैसे सदियों पुरानी लाश हो उसके जैसी थी। उसके शरीर से मौस लटक रहा था। तभी वो रक्त पिशाचिनी ने मुझे देख लिया और मेरी तरफ मुस्कुराकर बोली, अभी मेरा पेट भरा नहीं है, अब तेरी बारी है। और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी गुफा में गूंज रही थी, जैसे दर्जनों भूत एक साथ चीख रहे हों। उसका चेहरा एकदम भयानक लग रहा था। बड़े बड़े नुकीले दांत, आंखों में गहरे गड्ढे जैसे काले कुएं। हंसी के साथ उसके मुंह से खून के छींटे उड़ रहे थे और हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई, जैसे मौत की सांस हो। मैं वहां से भागने लगा। मैं उस जंगल में झोंपड़ी की तरफ भाग रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, रामकेश, रामकेश, जल्दी भाग यहां से। लेकिन रामकेश कोई जवाब नहीं दे रहा था। मेरे पीछे पीछे वो रक्त पिशाचिनी भाग रही थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन हवा में सरसराहट हो रही थी, जैसे कोई छाया मेरे साथ हो। जंगल की डालियां मेरे चेहरे को चीर रही थीं और चंद्रमा की रोशनी में परछाइयां जीवित लग रही थीं। तभी भागते भागते मुझे भी बेहोशी छाने लगी। आंखों के आगे अंधेरा घुमड़ने लगा। मेरे पैर लड़खड़ाए। शायद इन्होंने उस शरबत में कुछ बेहोश करने वाला मिलाया था। वो मीठा स्वाद अब जहर लग रहा था। मैं भागते भागते गिरने लगा और मैं न्यामी अचानक से बेहोश हो गया। मुझे कुछ देर बाद होश आया तो मैंने देखा कि मैं उसी गुफा में था। मेरे हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे, इतनी कसकर कि त्वचा में कट लग गए थे और खून रिस रहा था। चारों तरफ अंधेरा इतना घना कि सांस लेना दूभर लग रहा और हवा में सड़ते मांस की बदबू इतनी तेज कि उलटी करने का मन हो रहा था। मैंने इधर उधर रामकेश को देखा, लेकिन रामकेश वहां पर नहीं था। सिर्फ उसकी सिगरेट का पैकेट जमीन पर पड़ा था। सिगरेट का पैकेट खून से सना हुआ था और वो दोनों रक्त पिशाचिनियां भी वहां मौजूद नहीं थीं। मेरे मन में एक भयानक सवाल घुमड़ा, क्या रामकेश अब जीवित भी है या इन दोनों रक्त पिशाचिनियों ने कहीं उसको मार तो नहीं डाला। मैंने बड़ी मुश्किल से दांतों से काटकर और एक पत्थर लेकर हाथों से घिसकर अपनी रस्सियां खोली। मैं पसीना और खून से लथपथ हो रहा था। आखिरकार मैं उन रस्सियों से आजाद हुआ और वहां से भागने लगा। मेरे पैरों तले हड्डियां चरमरा रही थीं, जैसे मैं कब्रिस्तान पर दौड़ रहा हूं। मैं भागकर उस झोपड़ी के पास गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वहां पर रामकेश भी नहीं था। झोपड़ी अब खंडहर लग रही थी, दीवारें जैसे सदियों पुरानी हो और अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। रात बहुत गहरी होती जा रही थी। चंद्रमा की ठंडी रोशनी जंगल को और भयावह बना रही। पेड़ों की डालियां कंकालों के हाथों जैसी लटक रही थीं। हवा में सिसकियां जैसे मरते हुए लोगों की आखिरी पुकार चारों तरफ से सुनाई दे रही थी। मैं अपने मन ही मन में सोच रहा था, हे भगवान, ये रामकेश कहाँ गया? वो दोनों रक्त पिशाचिनियां उस रामकेश को लेकर कहां चली गईं? तभी मुझे थोड़ी दूरी से रामकेश की दर्दनाक चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई, जैसे कोई जीवित ही काटा जा रहा हो। गले से निकलती कराह, मरने से पहले की आखिरी गुहार हो। मैं भागकर उधर गया। दिल में ठान लिया कि कुछ भी हो जाए,
लेकिन रामकेश को तो बचाकर ही रहूंगा। मैं उस तरफ जंगल में भागे जा रहा था। जंगल का मंजर इतना भयानक था कि रूह कांप जाए। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह लिपटी हुई, हर कदम पर कांटे चुभते, जैसे जंगल जीवित हो और मुझे निगलना चाहता हो। दूर से कुत्तों की नहीं, बल्कि भेड़ियों की गुर्राहट, जैसे वो मेरे मांस की खुशबू सूंघ चुके हों। धुंध में छायाएं हिलती, जैसे सैकड़ों भूत मेरे साथ दौड़ रहे हों। और हवा में खून की महक, सड़ते शरीरों की। हर पल लगता कोई पीछे से गर्दन पकड़ लेगा या जमीन फटकर मुझे नरक में खींच लेगी। जब मैं हांफते हुए वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो दोनों रक्त पिशाचनियां एकदम खौफनाक लग रही थी। वैम्पायर जैसी, लेकिन इससे भी ज्यादा क्रूर। उनकी त्वचा सफेद नीली जैसे मुर्दे की, आंखें लाल जलती हुई जैसे खून की प्यास से पागल। बड़े बड़े नुकीले दांत जो मांस को चीरने के लिए बने, और जीभ लंबी सरीसृप जैसी जो हवा में लहरा रही थी। उनके सिर पर छोटे सींग जैसे शैतान की निशानी, और कपड़े लाल खून से तरबतर जो हवा में लहराते हुए मौत की धमकी दे रहे। उनके नाखून लंबे खंजर जैसे जो हड्डी तक काट सकते। रामकेश एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ चीख रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ हो रहा था। उसकी दोनों आंखें बाहर निकलकर लटकी हुई थीं और शरीर से खून की धाराएं बह रही। वो दोनों रक्त पिशाचिनियां उसकी गर्दन को काटकर अपने नुकीले दांतों से उसका खून चूस रही थीं। उसके खून चूसने की आवाज ऐसे आ रही थी कि वो खून किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो सुर्र सुर्र की जोरदार आवाज के साथ खून पी रही थी, और रामकेश का शरीर झटपटा रहा था, जैसे जीवित इंसान को मसल कर निचोड़ा जा रहा हो। खून की फुहारें उड़ रही, खून से वहां की जमीन लाल हो गई, और रामकेश की चीखें कमजोर पड़ती जा रही, अब दर्द से कराह रहा था। फिर उसने आखिरी सिसकी ली और निढाल होकर जमीन पर लेट गया। ऐसा लग रहा था कि अब वो हमेशा के लिए शांत हो गया था। फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे रामकेश का झटपटाना बंद हो गया, और उसका शरीर एकदम नीला पड़ गया, सूखकर कमजोर सा हो गया, जैसे कोई मम्मी हो। उसकी बाहर की त्वचा हड्डियां से चिपक गई, चेहरा सूखा पड़ गया, और उसकी आंखें एकदम सफेद सी पड़ गईं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस रामू को मरते हुए देख रहा था। उसने देखते देखते मेरी आंखों के सामने उसने अपना दम तोड़ दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लग रहे थे। तभी पता नहीं उन रक्त पिशाचनियों की मुझ पर कहां से नजर पड़ गई, और वो खौफनाक आवाज में मुझसे बोली, अभी तेरा वक्त नहीं आया है, लेकिन तेरी रगों का खून हमारी प्यास बुझाएगा। तेरा खून बहुत मीठा है, इसे हम आराम से धीरे धीरे तुझे तड़पाते हुए तेरा रक्त पिएंगी। उन रक्त पिशाचनियों की आवाजें इतनी खौफनाक थी कि डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन दोनों की हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। उनकी डरावनी हंसी किसी की भी रूह को चीर दे, और यह कहती हुई वो हवा में उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। उनके पंख चमगादड़ जैसे थे, जिन्होंने पूरे आसमान को चांद की रोशनी में ढक लिया हो। मैंने भी भगवान का नाम लिया और जोर जोर से जंगल से बाहर की ओर भागने लगा। उनकी भयानक चीखों ने पूरे जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। ऐसी चीखें जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। वो चीखें ऐसी थीं जो किसी के भी कान फाड़ने दें, और किसी भी इंसान के दिल की धड़कन को रोक देने वाली थी। मैं बुरी तरह भाग रहा था, पैरों में चोट लग रही, लेकिन वहां पर रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देना था। भागते भागते मैं एक छोटे से मंदिर के पास जाकर लेट गया। वो मंदिर काफी पुराना था, लेकिन वहां एक दिव्य रोशनी जल रही थी। वो दोनों पिशाचिनियां बस दूर खड़ी होकर मुझे देख रही थीं, लेकिन मेरे पास आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी आंखें जल रही थीं, दांत पीस रही थीं, लेकिन मंदिर की शक्ति उन्हें रोक रही थी। तभी सुबह हो गई। सूरज की किरणें उन पर पड़ी तो वो अचानक से चीखने लग गईं। ऐसी चीख जो खून जमा दे, जैसे वो जीवित जल रही हों, और वहां से अचानक गायब हो गई, सिर्फ धुआं छोड़कर। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। आज भगवान ने मेरी दूसरी बार जान बचाई, लेकिन रामकेश के लिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। थोड़ी देर बाद उस मंदिर के पुजारी जी वहां पर आ गए। मैं बुरी तरह हाँफते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा।
शरीर कांप रहा था, जैसे कोई ठंडी सांस मेरी रीढ़ पर रेंग रही हो। पुजारी जी एक बुजुर्ग आदमी थे, जिनके चेहरे पर सालों की तपस्या की झुर्रियां थीं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे कोई पुराना राज उभर आया हो। मैंने उन्हें रात की सारी घटना बताई। ट्रक का खराब होना, वो लड़की, बुढ़िया, शरबत, गुफा में वो भयानक मंजर, रामकेश की चीखें। हर शब्द के साथ मेरी आवाज कांप रही थी। पुजारी जी ने एक गहरी सांस ली और जो बताया उसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। उन्होंने बताया कि बेटा, ये दोनों माँ बेटी पहले दिमानपुर गांवों में अपने परिवार के साथ रहती थीं। उन्होंने धीमी आवाज में शुरू किया, जैसे कोई श्राप का जिक्र कर रहे हों। गांव में अचानक से बच्चों की मौत होने लगी। रातों रात उनके शरीर सूख जाते, गले पर नुकीले दांतों के निशान मिलते और उनकी आंखें सफेद मिलती, जैसे उनका पूरा खून चूस लिया गया हो। गांव वालों ने देखा कि ये माँ बेटी काला जादू करती हैं। रात के अंधेरे में बच्चों को बुलाती, उनकी गर्दन में दांत गड़ाकर खून चूसती, फिर वो दोनों शैतान को खुश करने के लिए बच्चों की बलि देती थी। गांव वालों ने डर से उन्हें पकड़ा, इस जंगल में लाकर इस झोपड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया। उन्हें जंजीरों से बांध दिया, जिससे भूख प्यास से तड़पकर उन दोनों की मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद वो रक्त पिशाचनियां बन गई, वैम्पायर की तरह, जो रात के अंधेरे में ही बाहर निकलती हैं, दिन में छुपकर रहती हैं, सूरज की रोशनी से जल जाती। उनका श्राप इस जंगल को नरक बना चुका है। वो सिर्फ खून की तलाश में भटकती हैं और जो भी रास्ता भटक जाए उसकी रगों को खाली कर देती। उनकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। वैम्पायर, वो शब्द मन में गूंज रहा था, जैसे कोई पुरानी डरावनी कथा जीवित हो गई हो। पुजारी जी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा होगा। इन्होंने उसे मारकर उसका रक्त पी लिया होगा। वैम्पायर की तरह वो शिकार को पहले सम्मोहित करती, फिर धीरे धीरे जीवन चूस लेती। मेरा दिल बैठ गया। रामकेश जो मेरा साथी था, हम दोनों हमेशा एक साथ रहते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने पुजारी जी से कहा, नहीं, मुझे यकीन नहीं, चलिए ढूंढते हैं उसे। हम दोनों जंगल में रामकेश को ढूंढने गए। सुबह की पहली किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं, लेकिन जंगल अभी भी भयानक लग रहा। हवा में सड़ांध, पत्तियों पर खून के धब्बे जैसे निशान और दूर से आती सिसकियां, जैसे आत्माएं रो रही हों। हर कदम पर डर लग रहा, जैसे कोई छाया पीछे हो। हम गुफा के पास पहुंचे। अंदर का मंजर रूह कंपा देने वाला था। रामकेश का शरीर मृत अवस्था में मिला। उसकी हालत एकदम खराब थी, पूरा खून चूसा गया था, शरीर नीला पड़ चुका। वो दिखने में एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूखी लाश हो। उसकी गर्दन पर दांतों के गहरे निशान थे, जहां से खून की आखिरी बूंदें सूख चुकी थीं, और उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें एक दहशत थी, जैसे मानो उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसके पास ही एक और व्यक्ति का शव था, उसी तरह सूखा, हड्डियां बाहर निकली, चेहरा विकृत, जैसे जीवित ही निचोड़ा गया हो। गुफा में चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई थीं, खून की सूखी लकीरें दीवारों पर दिखाई दे रही थीं, और हवा में मौत की महक, जैसे कि बोपाई गुफा नहीं बल्कि एक मौत का नरक का द्वार हो। मैं रामकेश के शरीर को देखकर दर्द से चीख पड़ा, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। रामकेश, वो हंसता खेलता आदमी, अब सिर्फ एक लाश में बदल चुका था। हमने रामकेश का और उस व्यक्ति का शव उठाया। पुजारी जी ने मंत्र पढ़े और हमने उनका अंतिम संस्कार किया। जंगल के एक कोने में चिता सजाई और उसको मुखाग्नि दे दी। धुआं उठा और मेरे आंसू उसमें घुल गए। जाते जाते मैंने गुस्से में उस झोपड़ी और गुफा में डीजल डालकर आग लगा दी। आग की लपटें ऊंची उठी, जैसे श्राप जल रहा हो, और हवा में चीखें गूंजी। शायद उन पिशाचिनियों की थीं। पंडित जी मेरे माथे पर तिलक लगाया और मुझे सुबह आने को कहा, और उन्होंने कहा कि अपने साथी और इस दूसरे व्यक्ति की अस्थियां ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। मैंने दूसरे दिन रामकेश की अस्थियां, दूसरे व्यक्ति की अस्थियां ली और उन्हें गंगा में प्रवाहित कर दिया। दोस्तों, ये मेरे साथ हुई ऐसी घटना है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूं।